हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, बायोलॉजी में हम उसी के आगे शुरू करते हैं जिसके इसके पहले जहाँ से हमने स्टॉप किया था वीडियो में। और आज का हमारा एक टॉपिक रहेगा जो रहेगा आनुवांशिक इंजीनियरिंग से संबंधित। इसके पहले थोड़ा सा कंटेंट हम देख लेते हैं। जो रोग हम पढ़ रहे थे और उपचार पढ़ रहे थे उसी में थोड़ा सा कंटेंट हम और देख लेते हैं। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वो क्या होती है? ये कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी क्या है? अगर देखिए किसी के मतलब ब्लॉकेज हो जाता है, अगर मान लीजिए धमनियों में, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुक जाता है एक प्रकार से। तो रुकने की वजह से वहाँ पर एक बाईपास सर्जरी की जाती है। बाईपास सर्जरी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये एक धमनी है और इससे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए ब्लॉकेज हो जाता है तो क्या किया जाएगा कि यहाँ से एक बाईपास सर्जरी कर दी जाएगी, ऐसे इसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ने के लिए कौन सी नस प्रयोग की जाती है? हमारे ही शरीर की कोई एक नस प्रयोग की जाती है, तो वो कौन सी है हमें ये बताना है। तो देखिए, छाती के अंदर से एक मेमरी धमनी, या फिर हाथ से रेडियल धमनी, या फिर पैर से फेनस वेन। तो या तो पैर से फेनस वेन ले लें, या फिर हाथ की रेडियल धमनी ले लें, या फिर हमारे सीने के अंदर मेमरी धमनी ले लें, और इससे हम क्या करें कि इसकी बाईपास सर्जरी कर दें। तो ये जो ब्लड का जो ये ब्लॉकेज था वो खत्म हो जाएगा और व्यक्ति वहाँ पर बच जाएगा, मरेगा नहीं। तो ये ऐसा किया जाता है। अस्पताल में कैथ लैब होगी। कैथ लैब कहाँ होगी? कार्डियोलॉजी विभाग में, क्योंकि कार्डियोलॉजी विभाग में ही कैथ लैब का काम होता है। भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वो है जीरोपथैल्मिया। जीरोपथैल्मिया। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः प्रभावित होता है। क्या? यकृत। मतलब कि यकृत वैसे भी, अगर मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब पीता है तब भी उसका क्या होगा? यकृत ही खराब होगा। तो अगर कोई विषाक्त पदार्थ अंदर जाता है तो उसको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो यकृत का होता है। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, देखिए ये दो तरह के एक प्रकार से रोग हैं। तो बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो क्या होता है और स्वाइन फ्लू का वायरस क्या होता है, ये अधिकांशतः पूछा जाता है। तो देखिए, बर्ड फ्लू का जो वायरस है, विषाणु है, वो होता है H5N1। ये बर्ड किसका है? बर्ड फ्लू का है। लेकिन वहीं पर अगर स्वाइन फ्लू की बात की जाए तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा H1N1। ठीक है, तो स्वाइन फ्लू मतलब कि H1N1, बर्ड फ्लू मतलब H5N1। इबोला वायरस, यहाँ पर देखिए सुमेलित करने हैं हमें। तो इबोला वायरस क्या है कि इबोला रक्तस्रावी बुखार है। इबोला वायरस अगर किसी को हो जाता है तो उसकी वेम्स जो होती हैं, नसें होती हैं, वो फटने लगती हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जीव सांख्य की पहचान, ये क्या है? उंगली छापन तथा आइरिस स्कैन। जैसे कि अगर किसी की पहचान करनी है तो जैसे आधार कार्ड यूज करते हैं तो उसमें क्या है? उंगली छापन, मतलब कि हमारे उंगलियों का जो मार्क है ये, और इसके साथ साथ में हमारी आंखों की पुतली का जो आइरिस स्कैन है, ठीक है, ये आइरिस स्कैन, तो ये किया जाता है किसमें? जीव सांख्य की पहचान में। क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग में आनुवांशिक रूप से एक प्रतिकृति तैयार की जाती है, मतलब कि उसी रूप में दूसरे को तैयार कर देना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट, ये किससे संबंधित है? ये है पैतृक या अपराधी पहचान से। तो यदि पैतृक पहचान जानना है तो उसके लिए डीएनए प्रयोग में लाया जाता है। कभी कभी अगर इस प्रकार के झगड़े सामने आते हैं कि कोई किसी का लड़का है या नहीं है, तब भी हम क्या करते हैं? वहाँ पे उसका डीएनए परीक्षण करते हैं, क्योंकि डीएनए की एक श्रृंखला होती है जिससे अनुवांशिकी हायरार्की का पता चलता है। इबोला क्या है? एक प्राणघातक विषाणु है इबोला, और इबोला जो है ये एक नदी के नाम पर रखा गया था। इबोला अफ्रीका में एक नदी है, उसके नाम से इबोला का नाम रखा गया था। और ये जैसे अभी कोरोना है, तो कोरोना नाम कोरोना क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, ये तो हमारा जो सूर्य है
और सूर्य में जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसके बाहर का जो वलयकार छल्ला दिखाई देता है उसे हम कहते हैं कोरोना। तो वो भी इसी तरह का दिखाई देता है, इसलिए इस वायरस का नाम कोरोना वायरस रखा गया था। अभी जो पेंडेमिक बना कोरोना वायरस। गेहूं, गेहूं में कौन सा रोग होता है? गेहूंसा, गेहूं का रोग है। आलू में कौन सा रोग होता है? पिछैती झुलसा। और बाजरा में क्या होता है? अरगट। और जौ में क्या होता है? बुकनी। तो जौ का बुकनी रोग, बाजरा का अरगट रोग, आलू का पिछैती झुलसा और गेहूं का गेहूंसा रोग ये होते हैं। पुनः देखिए फसल और बीमारी। बाजरा में एक यहाँ पर हमने देखिए ऊपर बाजरा में हमने एक रोग देखा यहाँ पे अरगट, और इसके साथ साथ यहाँ पर इसी का देख रहे हैं हम क्या? हरित बाल। मटर, मटर में देखिए बुकनी या पाउडरी रोग होता है। और चना में उकटा होता है, उकटा या विल्व बोलते हैं। उकटा में क्या होता है कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे से कट जाती हैं, तो ये उकटा रोग होता है। मक्का में सफ़ेद कली होती है, किसकी कमी से? जिंक तत्व की कमी से। तो अगर मक्का के जहाँ पे बोया गया है अगर उसमें जिंक की कमी है उस मिट्टी में, तो क्या हो जाएगा कि उसकी जो कलियां हैं वो सफ़ेद हो जाएंगी। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किसकी कमी है? जिंक की कमी है। सहज प्रणाली का परिवर्धन होता है, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया द्वारा। तो सहज प्रणाली का मतलब है कि वो कैसे चलेगी? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया से। पायरिला कीट है, ये किसका है? गन्ने का, मतलब कि गन्ने में पायरिला कीट लगता है। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण रोग है, किसका? सरसों का। तो हमें याद रखना है कि सफ़ेद कीट रोग किसका है? सरसों का। तो सरसों के पेड़ों में सफ़ेद कीट रोग लगता है। गेहूं में पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? काला कीट और स्मिट। तो काला कीट और स्मिट जो रोग होता है वो गेहूं में पाए जाने वाले कौन से रोग हैं? कवक रोग हैं। करनाल बंट रोग ये किससे है? गेहूं की फसल से संबंधित है। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा। तो हरी पत्ती की फुदके द्वारा ये धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो होता है ये ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है। भिंडी का पीतवर्ण सिरा की जो बीमारी होती है वो सफ़ेद मक्खी के होती है, सफ़ेद मक्खी से फैलती है। येलो वेन मोजैक, येलो वेन मोजैक जो होता है वो गंभीर बीमारी है, किसकी? भिंडी की। तो येलो वेन मोजैक भिंडी की बीमारी है। कलाय खंज रोग होता है, यह कलाय खंज एक रोग है, ये खेसरी के दाल के अधिक प्रयोग से। खेसरी को देखिए चटरी भी कहते हैं। इसका चटरी जो है वो मतलब गांव देहात का नाम है, और इसको हम खेसरी भी कहते हैं। ये जो हमारी मसूर होती है, मसूर से थोड़ा बड़ी होती है, और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा लोग बेसन के रूप में कर लिया करते थे, क्योंकि बेसन चने का ना बेच के खेसरी के दाल का बेचते रहते थे। उसके ज़्यादा उपयोग से या फिर दाल के रूप में उसको ज़्यादा अगर उपयोग में लाया जाता है तो उससे कलायखंज हो जाता था, इसलिए इसमें बैन लगा दिया गया था। हालांकि वर्तमान में वैज्ञानिक रूप से संशोधित कुछ इस प्रकार की खेसरी अब आ रही हैं जिनका उत्पादन किया जा सकता है। औषधि वितरण में काम आने वाला संपुट बने होते हैं, ये किसके बने होते हैं? मांडी के। औषधि वितरण में काम आने वाला जो खाली संपुट, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप टेबलेट लाएं तो उसका जो डब्बा होता है पैक करने वाला, उसमें कुछ छोटे छोटे गोले गोले ऐसी मतलब खाली चीज़ें डाल दी जाती हैं, तो वो किसकी? मांडी की बनी होती हैं। और इसमें इसलिए डाल दी जाती हैं ताकि जो एयर है और जो नमी है उसका ये अवशोषण कर लें और वो सेफ बनी रहें। अगला टॉपिक हम देखते हैं इसमें आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। तो आनुवांशिक के हिसाब से हम जो इंजीनियरिंग करते हैं बायोटेक्नोलॉजी वो क्या है उससे संबंधित यहाँ पर चीज़ें हम पढ़ते हैं। डीएनए की वह विशिष्टता जिससे उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक संरचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाता है या उपयुक्त बनाया है, वो है उसका दो रज्जुकों की पूर्णता। मतलब कि उसका डबल हेलिकल जो इस आप स्ट्रक्चर देखते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के संचरण के लिए बहुत ही उपयोगी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्टिड, प्लास्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया तथा राइबोसोम में से प्रयोग होता है।
तो इसमें प्रयोग होता है प्लास्टिड। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्टिड उपयोग में आता है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है, जीन के सम्मिश्रण, ब्लीडिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से तथा जीन के मिश्रण से। इसका मतलब यह है कि लैंगिक जनन से अगर आनुवांशिक विचरण हो रहा है तो वो इन चीज़ों से होगा, है ना। जीन के सम्मिश्रण से होगा, क्रोमोसोम के बदलाव से होगा और जीन के मिश्रण से होगा। पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी यानी कि आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग किया हुआ अगर कोई डीएनए है तो वो डीएनए जो है या फिर वो डीएनए के अंदर जो जीन है उनको स्थानांतरित होने देता है। मतलब वो क्या क्या स्थानांतरित होने देता है यहाँ पर कथन दिए गए हैं। उनमें से पौधों की विभिन्न जातियों में, मतलब कि पौधों की विभिन्न जातियों में डीएनए का परिवर्तन किया जा सकता है। जंतुओं से पौधों में, मतलब कि जंतुओं के डीएनए को पौधों में प्रयोग किया जा सकता है और पौधों के डीएनए को जंतुओं में प्रयोग किया जा सकता है, ये भी यहाँ पर सही है। और सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में, ये भी यहाँ पर सही है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो बीटी है तो जैसे हम बीटी बैगन या बीटी कपास जो उत्पादित करते हैं वहाँ पर हम एक बैक्टीरिया से डीएनए लेके हमने मतलब पौधों में इंजेक्ट किया हुआ है। पुनः यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर बताना है कि कौन से सही हैं। तो यहाँ पर देखिए कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या है कि पौधों में देखिए जो जनन होता है वो कायिक होता है और उनमें से मतलब लैंगिक जनन होता है। तो कायिक जनन में क्या होता है कि उसकी काया मतलब उसकी शरीर को ही क्लोन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये उसकी जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में आता है, ये बात यहाँ पर सही है। दूसरा यहाँ पर दिया है कि कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है, ये यहाँ पर गलत है। क्योंकि अगर एक पार्ट किसी का लेके दूसरी जगह अगर यूज किया जा रहा है तो जो गुण इसमें होगा वही गुण इसमें होगा, तो इसलिए विषाणुओं का यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, बल्कि इसको रोकने में सहायता ये नहीं करेगा। अगला है कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, ये बात यहाँ पर सही है। तो 1-3 यहाँ पर सही है। पुनः देखिए इसी जीन प्रौद्योगिकी के बारे में विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक नॉलेज स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग हो सकता है। बिल्कुल, अगर हम इसका उपयोग करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का तो ये हम कर सकते हैं। नवीन प्रवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास होगा, बिल्कुल होगा। प्राकृतिक संघटकों को कम करने और उनसे निपटने हेतु पद्धति और प्रौद्योगिकी का विकास होगा। देखिए अगर हम जो जीन हैं अगर उनमें परिवर्तन लाएंगे और अच्छे जीनों का उपयोग करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारी जो नई जनरेशन होंगी वो ज़्यादा मजबूत हो सकती हैं, ज़्यादा बौद्धिक स्तर पे अच्छी हो सकती हैं। इसी प्रकार से पौधों में हो सकता है। बौद्धिक संपत्ति का प्रबंधन भी हो सकता है, क्योंकि बौद्धिक संपत्ति क्या है, जो लोगों का इंटेलेक्चुअल हिसाब है वही तो बौद्धिक संपत्ति या बौद्धिक प्रबंधन है उसका। अब यहाँ पर देखिए कथन और कारक दिए हैं। कथन दिया है कि डॉली सर्वप्रथम क्लोन की बनाई स्तनपायी थी, मतलब कि जो डॉली थी सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी, ये बात यहाँ पर देखिए सही है। और यहाँ पर कारण है कि डॉली पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी, तो यहाँ पर ये कारण गलत है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले क्लोन करके कोई जो जीव बनाया गया था वो कौन था, डॉली थी। यहाँ पर देखिए डॉली के बारे में ही कथन दिए गए हैं और यहाँ पर कौन कौन से सही कथन हैं उनको हम देखते हैं। तो डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी, ये बात सही है। और ये फेफड़ों की बीमारी से मरी थी, ये भी बात सही है। और डॉली जो पैदा हुई थी वो कब 1996 में पैदा की गई थी, ये भी बात यहाँ पर सही है। और डॉली जो थी वो स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर चारों कथन के यहाँ पर सही हो जाते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रित प्रथम जीव कौन था, डॉली थी। तो डॉली एक क्या थी, डॉली एक भेड़ थी। इसी भेड़ का क्या किया गया था कि मतलब आनुवांशिक रूप से उसका एक क्लोन तैयार किया गया था डॉली का। यहाँ पर पुनः देखिए वही आया कि भेड़
ऊलख, खरगोश तथा हिरन में से पहला सफल क्लोन किसका था? तो भेड़ का था। NDRI मतलब कि ये हमारा क्या है? नेशनल डेयरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? ये करनाल हरियाणा में है। तो कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि NDRI कहाँ है? तो NDRI कहाँ पे है? करनाल हरियाणा पे। इधर के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक जानवर का क्लोन बनाया था। वो जानवर कौन था? भैंस। तो इसने क्या किया था कि भैंस का क्लोन बनाया था। गरिमा सेकंड नाम था किसका? इसी क्लोन्ड भैंस का। तो जो क्लोन्ड भैंस थी इसका नाम क्या था? गरिमा। परखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है। परखनली शिशु, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, उसमें क्या किया जाता है कि स्त्रियों के अंडाणु और पुरुषों के शुक्राणुओं को लेके उसको एक परख नली में एक विशेष टेम्परेचर और एक सही कंडीशन में उसको क्या किया जाता है? यहाँ पर निषेचित किया जाता है। निषेचन के बाद में जब यहाँ पर भ्रूण बन जाता है तो इस भ्रूण को पुनः क्या किया जाता है कि किसी स्त्री के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और फिर वो वहाँ पर क्या होता है कि अपना विकास करता है। तो इस प्रकार से ये परख नली शिशु का कंसेप्ट काम करता है। वह देश जिसमें पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सूअर बनाया गया था वो कौन सा था देश? वो था ताइवान। मतलब कि ताइवान में एक सूअर बनाया गया था जो पूरा हरा था, है ना, अंदर से बाहर तक पूरा हरा था। तो ये ताइवान में बनाया गया था। इंजाज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन का। तो इंजाज किसका है? ऊंट का। तो इंजाज ऊंट का क्लोन था। जीव के क्लोन के संबंध में सही कथन है। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। तो क्लोन जो है ये लैंगिक विधि से नहीं बल्कि अलैंगिक विधि से उत्पन्न किए जाते हैं और इसमें मुख्यतः क्या किया जाता है कि जो कोशिकाएं होती हैं उनका उपयोग कर लिया जाता है। आनुवांशिक अभियंत्रण के लिए निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। इसमें क्या है? रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धन, जंतु क्लोनिंग और मानव क्लोनिंग। तो इनमें से देखिए 3 चीज़ें सही हैं कि इससे रोग का प्रतिरोध हम कर सकते हैं और वृद्धिवर्धन कर सकते हैं। जंतुओं की क्लोनिंग की गई है लेकिन मानव की क्लोनिंग अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि इससे ये माना जा रहा है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो जो ह्यूमैनिटी है या फिर हम नेचर के कहीं ना कहीं अगेंस्ट जा रहे होंगे, जो कि गलत है। वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों का निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए निम्न प्रकार से उपयोगी है। तो वो देखिए किस किस प्रकार से उपयोगी है। वो है उसकी मदद से पशुधन की वंशावली मतलब जनी जा सकती है। पशुधन की वंशावली को हम ठीक भी कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर सही है। यहाँ पर दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन जो सही है वो ये है कि उसकी मदद से पशुओं की रोग नस्लें विकसित की जा सकती हैं। इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे मान लीजिए कि मुर्गियां हैं या फिर जंतु हैं जिनमें से फुट एंड माउथ डिसीज हो जाती है। अगर हम कोई ऐसी उनमें प्रक्रिया कर दें या उसको ऐसा कुछ बदल दें कि ये फुट एंड माउथ डिसीज ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम उन नस्लों को सुधार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी वीडियो बनाएंगे हम क्रम से आपको देते रहेंगे। इसके साथ में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो चीज़ें भी आप देखें। और अगर आप और कुछ इसमें से चाहते हैं तो उसमें से अपना सजेशन भी अवश्य दें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।